हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंद्रमणि दीक्षित और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लें, ज़्यादा जरूरी है। तो उसमें हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं लाइक जेनेटिक्स, हेरिडिटी, लोकस, जीनोम, जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड गैमेट्स। फिर इनमें से कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाद में हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मींस जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो चेंजेस होते हैं, ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होते हैं और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में, उन चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स में आती है। उसके बाद हेरिडिटी क्या आती है? तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो गाइस, इसका मतलब हुआ कि जो मदर फादर से मींस जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में उनकी जो जनरेशन है, अगले जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन होता है, इसकी स्टडी को हम हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी। ओके, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, लोकस। तो लोकस क्या है? लोकस जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पाया जाता है, और आपको ये भी पता होगा कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और जो कि पेयर में पाया जाता है। मींस हम ये भी कह सकते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन आवर बॉडी। ओके, बट इन ईच एंड एवरी सेल एक्सेप्ट गैमेटिक सेल, गैमेटिक सेल को छोड़ करके सारे के सारे जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, उन सारे के सारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे अगर लोकस की बात करता हूँ तो लोकस कहाँ पे पाया जाता है, क्या होता है? तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए में कुछ छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं, फंक्शनल यूनिट पाई जाती हैं। उन फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं जीन, जो हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है कि कौन सा कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन होगा और किसका नहीं होगा, कौन सा चेंज होके जाएगा, क्या वेरिएशन होगा, वो डिसाइड करते हैं। तो ये जीन्स जिस लोकेशन पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, उस लोकेशन को हम बोलते हैं लोकस। ओके, तो लोकस द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की लोकेशन होती है उस लोकेशन को बोलते हैं लोकस। नेक्स्ट उसके बाद आता है जीनोम। तो जीनोम में हम गाइस क्या बोलते हैं? जो हमारे एक सेल के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे सारे के सारे क्रोमोसोम का एक सेट होता है, उसको हम बोलते हैं जीनोम। तो अगर मैं बोलूं कि हमारा जीनोम क्या है, तो हमारे जीनोम में क्या है? 46 क्रोमोसोम्स, सारे के सारे क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे हमारे जीनोम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप अरेंज रहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइज। नेक्स्ट आता है जीन। जीन क्या होता है? अब तो जीन के बारे में मैंने अभी बताया, जीन इज ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मींस कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम जीन्स ही करते हैं। दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, नेक्स्ट है एलील्स। अब एलील्स कुछ और नहीं बल्कि जीन्स का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। तो जीन्स को एक जीन होता है, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसको हम लिख सकते हैं। एक को अपर केस लिख सकते हैं और एक को लोअर केस में लिख सकते हैं। तो अपर केस वाला जो होता है वो उससे डोमिनेंट होता है, जो लोअर केस में जिसको लिखते हैं वो रिसेसिव होता है। अब डोमिनेंट रिसेसिव हम आगे बताएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे जीन लिया है मैंने टी का, टी जीन है, और वो टी जीन के दो फॉर्म है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। देन दीज कैपिटल और स्मॉल टी आर द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इनको बोलेंगे एलील्स। ओके, और इन्हीं जीन्स और एलील्स को जो मेंडल साइंटिस्ट है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने जो टर्म दिया था इनको फैक्टर्स बोला था। तो जब मेंडल ने अपनी स्टडी जो भी की, तो इन्होंने जीन्स और एलील्स की जगह पे फैक्टर टर्म यूज किया था। अब ये अगला टर्म है होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है गाइस? होमोजाइगस कंडीशन वो होती है, मैंने बताया था कि आपको लोकस, एक पॉइंट बताया था लोकस, कि लोकस वो पॉइंट है जहां पे हमारे जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो और हमने ये भी बताया था कि जीन्स के दो पहलू होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं,
जिनको हम बोलते हैं एलील्स। तो वही यहाँ पे लिखा है होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी जब दोनों के दोनों एलील्स जो एक लोकस में पाए जाते हैं वो एक जैसे होंगे। दोनों के दोनों एलील्स अगर सिमिलर हैं तब तो होगा होमोजाइगस, अगर दोनों के दोनों एलील्स डिफरेंट डिफरेंट हैं तब उसके लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन का यूज करते हैं। तो होमोजाइगस में क्या है गाइस, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और हेटेरोजाइगस में क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें क्या है, दो डिफरेंट एलील्स हैं, इसमें दोनों एलील की जो फॉर्म्स है वो सेम है, इसलिए इसको बोला होमोजाइगस कंडीशन और इसको बोला हेटेरोजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट में आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेट्स का मतलब होता है वो ऐसा ट्रेट जो अपने बगल वाले ट्रेट्स को, अपने बगल वाले कैरेक्टर को छिपा दे, उसको दबा दे और खुद एक्सप्रेस हो जाए, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देना कहलाता है डोमिनेंस। अब इसमें क्या होता है, डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो या तो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस, दोनों कंडीशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। मींस अगर उसमें से कोई एक भी एलील है तो वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। बट रिसेसिव केस में आते हैं, अगर रिसेसिव में आते हैं तो रिसेसिव में केवल एक ही कंडीशन होती है कि वो अपने कैरेक्टर को दिखा सके। दैट कंडीशन इज द होमोजाइगस कंडीशन। मींस होमोजाइगस कंडीशन में ही वो अपने कैरेक्टर को दिखा पाता है। दोनों को दोनों जब एलील्स होते हैं इसके तब होमोजाइगस कंडीशन में दिखाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कभी नहीं दिखा पाता। मींस हेटेरोजाइगस कब होगा, जब इसके साथ कैपिटल टी पाया जाएगा, और कैपिटल टी पाया जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी के कैरेक्टर को दबा देगा, वहां पे छिपा देगा। उसके बाद आता है फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कैसे क्या होता है, जैसे कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम बाहर से देख लेते हैं। जैसे कि हम एक प्लांट देख रहे हैं, हम एक प्लांट देख रहे हैं और बोलते हैं कि भाई ये प्लांट जो है, इसमें जो सीड है वो येलो कलर का सीड है, या इसकी हाइट ज्यादा है या कम है, और जो भी एवरीथिंग उसके बारे में हम देख करके बता सकते हैं। उसको बोलते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बनावट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, ये सारी चीजें होती है मॉर्फोलॉजी में। और इसी मॉर्फोलॉजी को हम फिनोटाइप बोलते हैं। अब फिनोटाइप ओके। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। अब वो जो प्लांट है जिसका मैंने फिनोटाइपिक कैरेक्टर बताए, उस प्लांट के अंदर जब हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके डीएनए को देखते हैं, उसके क्रोमोसोम को देखते हैं, उसके जीन्स को देखते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि भाई ये होमोजाइगस कंडीशन में है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो वहां पे हमें उसका जेनेटिक मेकअप, उसके जीन्स के बारे में, जीन्स कौन कौन से हैं, कैसे है, वो पता चलता है। तो इसकी स्टडी को बोलते हैं जीनोटाइप, या उसके बारे में जानकारी निकालना होता है, जो जीनोटाइप के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है गैमीट्स। अब गैमीट्स गाइस आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है सोमैटिक सेल और एक होती है गैमेटिक सेल। अब गैमेटिक सेल क्या होती है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो मेल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब जब दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर कंबाइंड टुगेदर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो उनका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद में एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट बनता है, सिंगल सेल बनती है। उस जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके नए इंडिविजुअल का निर्माण कर लेता है, उसको बना लेता है। तो वही गाइस, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो मेल और फीमेल बॉडी में एक स्पेशल टाइप की सेल बनती है गोनैड्स में। मींस रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, ओवरी और टेस्टिस है, इनमें एक स्पेशल प्रकार की सेल्स बनती हैं। तो मेल में बनते हैं मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल में जो बनता है वो फीमेल गैमेट होता है, जिसको हम ओवम बोलते हैं। एंड दीज टू सेल्स आर गैमेटिक सेल। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सोमैटिक सेल्स। अब यह आपका एक नया टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं कि जो मेंडल थे, मेंडल ने अपनी स्टडी में क्या क्या चीजें बताई, किस पे स्टडी की, क्या बताया, तो वो बात करना चाह रहे हैं। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काफी सारी स्टडी की थी। और मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये चर्च में जो फादर होते हैं, चर्च में फादर थे, और वही चर्च के बाहर छोटा सा गार्डन था, तो गार्डन में खेती वगैरह करते थे, सब्जी वगैरह बोते थे। तो वहां पे इन्होंने मटर के प्लांट्स में कुछ उगाए हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने देखा अचानक से कि मटर के कुछ प्लांट बड़े हैं, कुछ प्लांट छोटे हैं, उसमें अलग डिफरेंट कलर के हैं, तो कुछ वेरिएशन इन्होंने देखे। तो इन्होंने उस पर स्टडी की, तो ये
क्या होता है इसके बाद देखो, इनको जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था प्लांट ब्रीडिंग, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट को प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। ब्रीडिंग का मतलब कि जब दो अलग अलग डिफरेंट करेक्टर वाले प्लांट्स को हम ब्रीड करवा करके एक नए करेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब भी वही है कि जब जीन्स को, जब कैरेक्टर्स को हम मिला करके एक नए कैरेक्टर का जीन तैयार करते हैं, नए कैरेक्टर की बॉडी तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग ऑफ जीन्स। मिक्सिंग ऑफ जीन्स करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे स्टडी किया था। और उसके बाद इन्होंने जो प्लांट जो चूज किया था वो गार्डन पी था, जिसको हम पायसम सटायरम के नाम से जानते हैं। अब पायसम सटायरम का जो नेम है, दिस इज द बॉटनिकल नेम, एंड पायसम इज अ जीनस। 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा बाइनोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस ल्यूनियस साइंटिस्ट ने दिया था। और कैरोलस ल्यूनियस ने ये बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल के जो नाम होता है, जो उसका साइंटिफिक नेम होता है, उसमें 2 टर्म होते हैं। जो पहला टर्म होता है जिसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम मींस जीनस, और जो सेकंड टर्म होता है वो होता है स्पेसिफिक नेम, वो उसको बोलते हैं स्पीसीज, और उसको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली, और दोनों को लिखने का तरीका है डेड लैंग्वेज में मींस लैटिन लैंग्वेज में हम लिखते हैं। तो ये है बॉटनिकल नेम किसका, गार्डन पी का। तो अब इन्होंने जो मेंडल ने स्टडी किया तो पी प्लांट पर ही क्यों किया, क्योंकि पी प्लांट पे, अब ये भी आप कह सकते हो कि मेंडल लकी थे, क्योंकि पी प्लांट के जो कैरेक्टर्स थे वो उनके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुए उनकी स्टडी करने में। तो सबसे पहले क्या है, इन्होंने जो देखा कि पी प्लांट को क्यों चूज किया, तो वो कैरेक्टर्स क्या थे, लार्ज नंबर ऑफ सीड। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि उस पी प्लांट्स में, एक प्लांट में काफी सारे सीड्स बनते हैं। तो जैसे क्या होता है, कभी कभी अगर मान लिया कि एक ही सीड बनता, पूरी एक जनरेशन में एक ही सीड बनता और वो किसी कारणवश खराब हो जाता, तो क्या हमें काफी टाइम तक वेट करना पड़ता है, या फिर हम उस स्टडी को आगे बढ़ा ही नहीं पाते। तो इसलिए अगर काफी सारे सीड पाए जाते हैं, उसमें से कुछ खराब भी हो गए, तो हम बाकी के सीड से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट था। उसके बाद सेकंड पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब तो अपोजिट, कंट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट नेचर वाले। तो अपोजिट नेचर वाले कुछ ट्रेट्स भी इसमें पाए जाते थे, वो ट्रेट्स हम अभी आगे बताएंगे, वो कैरेक्टर्स बताएंगे भी। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब जो जन्म से लेकर के जो मृत्यु, जो उनकी डेथ का, जो जन्म से लेकर के जो डेथ तक का जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है, दैट इज नोन एज लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन अगर कम होगी तो जनरेशन जो है, जनरेशन का जो चेंज है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी थर्ड जनरेशन, थर्ड से फोर्थ जनरेशन, तो जनरेशन बहुत जल्दी में मिलती जाएंगी। मतलब 2 to 3 मंथ में एक जनरेशन लगभग हो जाती है पीक प्लांट की, नए फ्लावर्स आ जाता है इसमें। तो हमें स्टडी करने में काफी टाइम नहीं लगेगा। और अगर मान लिया कि इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल, 20 साल या 50 ईयर्स होती, तो एक बार एक जनरेशन चेंज होने में हमारी ही जनरेशन खत्म हो जाती, मीन्स हम बूढ़े हो जाते हैं या मेंटल बूढ़े हो जाते हैं जो स्टडी कर रहे थे। तो इसलिए ये प्लांट इसमें बेनिफिशियल क्या है कि इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, वो भी काफी बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्लावर में अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाना, मींस मिक्सिंग ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। और एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, बट वो इट शुड बी सेम प्लांट, वो सेम प्लांट हो सकता है, सेम प्लांट हो चाहे डिफरेंट प्लांट हो, लेकिन एक फ्लावर अलग अलग होना चाहिए। तो डिफरेंट फ्लावर में अगर फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते थे जो कि काफी बेनिफिशियल सिद्ध हुए। उसके बाद में अब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेट्स को एक्चुअली हम कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 7 पेयर थे कंट्रास्टिंग ट्रेट के। कंट्रास्टिंग का मतलब जो अपोजिट नेचर में थे, उसमें से एक नेचर डोमिनेंट शो करता था, एक नेचर रिसेसिव कैरेक्टर शो करता था। तो जैसे पहला ले आया हमने फ्लावर का कलर, तो फ्लावर के कलर के 2 ट्रेट्स थे। एक तो था डोमिनेंट में क्या लिखा हमने, वायलेट, और रिसेसिव में लिखा व्हाइट। उसके बाद फ्लावर पोजीशन। फ्लावर के पोजीशन का मतलब जैसे कि स्टेम होता है और ये स्टेम है, स्टेम ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्टेम है और इसमें साइड से ब्रांच निकली। अब इस ब्रांच के बीच में अगर फ्लावर निकला, दिस इज एक्सियल,
एक्सियल फ्लावर इसको बोलते हैं। और अगर टिप पे, प्लांट के टिप पे फ्लावर है कोई, तो इसको बोलते हैं, ये है टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर। तो वही है, अब दोनों टाइप के फ्लावर थे, लेकिन जो एक्सियल फ्लावर होते थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते थे और टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव कैरेक्टर को शो करते थे। उसके बाद सीड का कलर, येलो कलर डोमिनेंट था और ग्रीन कलर रिसेसिव में था। एंड सीड शेप, उसकी जो उसका शेप था राउंड और रिंकल था। रिंकल का मतलब झुर्रीदार, तो राउंड में बिल्कुल ये राउंड होगा और रिंकल में क्या है, हल्का सा झुर्रियां इसमें पड़ी रहती है, रफ सरफेस होती है उसकी, तो ये होता है। उसके बाद सॉरी मैंने इसमें बना दिया ये। नेक्स्ट आता है पॉड शेप। जो उसकी फली होती है, जो मटर की जो फली होती है, उसका शेप कैसा होता है, इनफ्लैटेड। इनफ्लैटेड का मतलब ऊपर से हमें जब टच करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता उसमें कितने सीड्स हैं। बट अगर हम कॉन्स्ट्रिक्टेड को करते हैं, तो इसमें हमें ऊपर से पता चल जाता है कि हाँ, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। इसमें हर एक सीड जो होता है उसके अगल बगल में उतार चढ़ाव होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ उभरे हुए, कुछ गहरे, कुछ गड्ढे वाले एरिया होते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है, जैसे इस तरह से ऐसे होता है। और इसमें सिंपल होती है, सिंपल फली होती है, इसमें अंदर दाने होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जितने कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं उन हर एक कॉन्स्ट्रक्शन में दाने होते हैं। उसके बाद ग्रीन, सॉरी पॉड कलर, जो फली है उसका कलर भी दो तरीके से होता है। ग्रीन कलर डोमिनेंट था और येलो कलर रिसेसिव में था। अब यहाँ पे इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, पॉड का कलर और सीड का कलर, पॉड का कलर और सीड का कलर। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का केस उल्टा है। जो सीड का कलर है उसका डोमिनेंट कलर है येलो, और जो पॉड का कलर है उसका डोमिनेंट कलर है ग्रीन। इसे ध्यान रखना। उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की हाइट के भी दो कैरेक्टर होते हैं, टॉलनेस और डॉर्कनेस, मींस टॉल और डॉर्क, ये दो नेचर होते हैं। इसके बाद अब मेंडल ने अपने 3 नियम दिए, 3 लॉज दिए, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम उनके बारे में कुछ टर्म्स का डिस्कस कर लेते हैं। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉज के बारे में। तो मेंडल्स ने 3 लॉज दिए थे और उनमें से हम तीनों लॉज कौन कौन से होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों लॉज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब हम फ्यूजन करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो उसमें जो F1 जनरेशन में जितने भी सीड्स बनते हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। सारे के सारे सीड डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, इसलिए F1 जनरेशन तक ही इसको रखते हैं। तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या होता है कि जब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर छिप जाते हैं, ओनली हमने बताया कि ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर शो होते हैं वहां पे, तो जो कैरेक्टर्स छिप जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स छिप जाते हैं, उन कैरेक्टर्स का F2 जनरेशन में बाय क्रॉसिंग, बाय सेल्फिंग के द्वारा जब F2 जनरेशन बनेगी उसमें दोबारा से रीअपीयर हो जाना, दोबारा से दिख जाना, दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। एंड थर्ड लॉ में ये बताया गया, थर्ड लॉ जाती है F3 जनरेशन तक, थर्ड जनरेशन तक जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि किसी एलील पे डिपेंड करते हैं कि भाई उसके साथ होंगे तभी एक्सप्रेस करेंगे, वो किसी और के साथ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस एक दूसरे से लिंक्ड जीन नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकिंग शो नहीं करते, लिंकेज शो नहीं करते। अब हम बारी बारी इनको पढ़ेंगे। तो पहला लॉ है, पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स जान रहे हैं। तो मेंडल ने इन लॉज को कुछ और भी नाम दिए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस गाइस वो होता है जब हम एक कंट्रास्टिंग पेयर लेते हैं कैरेक्टर्स का। अगर हम 2 कंट्रास्टिंग पेयर लेते हैं कैरेक्टर्स के तो उसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर 3 कंट्रास्टिंग पेयर लेके चलते हैं तो उसको ट्राइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, हम इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ते हैं।
तो गाइस मैंने इसमें क्या किया, हम पैरेंट लेंगे पहले, तो पैरेंट प्लांट लिया हमने, एक प्लांट ले लिया हमने टॉल प्लांट ले लिया, और दूसरा प्लांट जो लिया हमने वो ले लिया शॉर्ट। अब टॉल प्लांट के लिए जो इसके पास जो जीन होंगे वो कैपिटल टी हो गया, क्योंकि पैरेंट लेते हैं तो हम प्योर पैरेंट लेते हैं, मींस प्योर टॉल लेंगे, तो ये है प्योर टॉल प्लांट। एंड दिस इज जेनेटिक मेकअप, ये इसका जेनेटिक मेकअप है, इसके एलील्स हैं। और उसी तरह से शॉर्ट प्लांट में स्मॉल टी होगा। इनके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे, और साथ में ये भी लिख देंगे, ये जो है ये दोनों पैरेंट है। अब इनके बीच में क्रॉस करवाने से पहले हमें इसके गैमीट्स बनाना पड़ता है, तो गैमीट्स बनाते हैं तो इनके दो गैमीट बनेंगे, इसका गैमीट बनेगा कैपिटल टी, इसका भी बनेगा कैपिटल टी, मतलब दो गैमीट बनेंगे कैपिटल टी, इसके भी दो गैमीट बनेंगे, एक होगा स्मॉल टी और दूसरा भी स्मॉल टी ही होगा। अब इनके बीच में हम क्रॉसिंग करवाते हैं, मींस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे जरा देखिए यहाँ पे, कि देखो ये जो टी है इसका पहले हम इसके साथ में करवाते हैं, तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक सीड ये बन गया। उसके बाद इसी का उसके साथ करवाएंगे, यहां लिखेंगे, इससे करवाया तो यहां पे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका आते हैं, तो इसका हम इससे करवाते हैं, इसका इससे करवाते हैं, यहां पे लिखेंगे जो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी का हम इससे करवाते हैं, इस वाले से, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहां पे क्या देखने मिलता है कि चारों जो सीड बने एंड दिस, देखो ये जो होते हैं ये पैरेंट होते हैं, ये पेरेंट्स हैं, और ये क्या है, गैमीट। ये गैमीट फेज है, यहां पे गैमीट्स बने हैं। और ये क्या है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ये जी थोड़ा सा मेरा सही नहीं बनता, ये F1 जनरेशन। तो ये पेरेंट, फिर गैमीट्स बनाए, फिर गैमीट्स में फ्यूजन हुआ, मेल और फीमेल का, जिस दो पेरेंट का फ्यूजन हुआ उसमें फिर बन गई F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमें देखने को क्या मिला, इससे क्या समझ में आया कि देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है। अब टॉल क्यों है, टॉल इसलिए है कि मैंने पहले बताया था कि जो डोमिनेंट वाला जो एलील होता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है, रिसेसिव वाले को दबा देगा, रिसेसिव के कैरेक्टर को स्मॉल टी वाले के कैरेक्टर को दबा देगा और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है। तो इसलिए दिखेगा हमें चारों के चारों सीड कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। लेकिन क्या ये अपने पेरेंट के सेम है, किसी एक पेरेंट के नहीं, इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग अलग है। जेनेटिक मेकअप क्या है, इन चारों का तो सेम है लेकिन अपने पेरेंट से मैच नहीं करता। पेरेंट का था प्योर टॉल था, ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल था, लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड टॉल, ये हाइब्रिड है। इसीलिए अब इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं क्योंकि F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट सीड्स हमें मिलते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए हम इसी में से क्या करेंगे, इसी में से दो सीड ले लेंगे, कोई दो सीड ले लेंगे और उन सीड के बीच में सेल्फ होने देंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के लिए होने देंगे। तो यहां पे क्या होगा, इसको हम इधर समझते हैं, हमने कोई दो सीड लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनके बीच क्रॉस करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग मींस सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पे होने देंगे, अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो कैसे होगा, पहले तो इनके फिर से गैमीट बनेंगे। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए सबसे पहले गैमीट बनाने पड़ते हैं, गैमीट बनते हैं, अगर हम ना बनाए, हम क्या बनाएंगे, वो अपने आप उसमें बनते हैं। तो गैमीट बनाते हैं, तो
अच्छा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसमें दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। इसमें दो अलग अलग प्रकार के गैमेट बनते हैं। अब क्या करते हैं, इनकी हम सेल्फिंग, इनका सेल्फिंग करवाते हैं। तो कैसे करवाएंगे, इस वाले गैमेट को हम इसके साथ फ्यूजन करवाते हैं, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ऑल्सो। फिर इसी का करवाते हैं हम इससे, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके तो दोनों के साथ हो गया, अब इसका दोनों के साथ करवाएंगे हम। इसका लिखते हैं यहां पे, इससे करवाते हैं पहले, तो क्या बना, कैपिटल टी को हम ऑलवेज पहले लिखते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद इसका करवाएंगे हम इससे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो प्लांट है, ये जो सीड बनेगा, इसका जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, ये होगा टॉल, और वो भी कैसा, प्योर टॉल, बिल्कुल अपने बाबा जी की तरह, अपने दादाजी की तरह, बिल्कुल अपने दादाजी की तरह। इनकी जनरेशन, पहली जनरेशन के इनके जो बच्चे हैं वो ये हैं, और इनके बच्चे ये हैं, तो दादाजी तो वही है। थर्ड जनरेशन का मतलब वन और थर्ड जनरेशन आ रही है, सॉरी ये सेकंड जनरेशन आ रही है। तो पेरेंट का, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन की जब उसमें सेल्फिंग होगी तो सेकंड जनरेशन बनेगी। तो इसके साथ हम कंपेयर करते हैं सेकंड जनरेशन का पेरेंट के साथ में, तो एक जनरेशन का गैप हो गया यहाँ पे। तो इसमें हो गया, अगर मैं सिंपली बोलूं तो दादाजी है ये, तो दादाजी के साथ में मैच कर रहा है, मतलब जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में छिप गए थे, दादाजी का कैरेक्टर प्योर टॉल वाला छिप गया था, वो उनके पोते में निकल रहा है, उनके सेकंड जनरेशन में दोबारा से रीअपियर होने लगा, वो कैरेक्टर्स आ गए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, ये भी टॉल है, लेकिन ये हाइब्रिड है। ये कैसे हैं, हाइब्रिड है। और ये क्या है, प्योर टॉल। अब ये क्या है, दिस इज सॉल्ट। ये सॉल्ट प्लांट होगा, क्योंकि दोनों में स्मॉल टी मैंने अभी बता रखा था कि सॉल्ट जो रिसेसिव जीन जो कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है, तो ये सॉल्ट प्लांट है। अच्छा, अब मैं अगर, ये तो आपको समझ में आ गया, इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये जो लॉ था ये किसको बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और जो सेकंड जनरेशन तक जब जाते हैं हम, इसको बोल देते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन के सीड्स मिले हैं। अच्छा, अब यहां पे हम बात करते हैं फिनोटाइप्स की और जीनोटाइप्स की। तो हम इसको इधर को मिटा देते हैं और फेनोटाइप जीनोटाइप की बात करते हैं। यहाँ पे गाइस देखते हैं, सबने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब फिनोटाइप के बारे में बात करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, मैंने बताया था कि फिनोटाइप वो कैरेक्टर होता है, वो मॉर्फोलॉजी होती है, जो कि हम जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं देख करके, कि उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, ये सारी चीजें। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ कि ये जो F2 जनरेशन में जो सीड बने हैं, उसमें से अगर मैं देखता हूँ टॉल और शॉर्ट का क्या रेशियो है, हम ये देख सकते हैं कि भाई उसमें से 4 में से 3 तो टॉल है, लेकिन हम अंतर तो उनका देख नहीं सकते, कि जेनेटिक मेकअप तो अभी हम देख नहीं सकते बिना स्टडी के। तो हम बाहर से जो है मॉर्फोलॉजी में दिखाई पड़ रहा है कि 3 जो है 3 प्लांट्स आर टॉल और एंड 1 प्लांट इज शॉर्ट। एक प्लांट जो है वो शॉर्ट है और 3 प्लांट टॉल प्लांट है, लेकिन उन 3 प्लांट में हाइब्रिड और प्योर तो है।
तो यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो 3:1 का आएगा, 3:1 का आएगा। अब 3 का यहाँ पे 3 किसका है? टॉल प्लांट्स, और 1 क्या है? शॉर्ट प्लांट। तो टॉल और शॉर्ट का जो रेशियो आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो, वो आया 3:1 का। ये गाइस ये रेशियो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या होता है? अब इसके जीन्स के बारे में बात करते हैं, इसके एलील्स के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं किसके किसके बीच में हम रेशियो निकालेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो। देखो पहला क्या मिलेगा हमें? प्योर टॉल, प्योर टॉल मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है हमें? हाइब्रिड टॉल। और थर्ड क्या मिल रहा है हमें? शॉर्ट, या फिर इसको प्योर शॉर्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट तो ऑलवेज प्योर ही होगा। तो प्योर टॉल, इन तीनों के बीच में हम अगर इनका रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकलता है? देखो प्योर टॉल अपने चारों में से ओनली 1 प्लांट है जो कि प्योर टॉल है। तो एक प्लांट ऐसा है जो कि प्योर टॉल है, प्योरली टॉल है, और 2 प्लांट ऐसे हैं, 2 सीड ऐसे बनेंगे जो कि हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड है, तो इसको लिखेंगे 2। उसके बाद शॉर्ट क्या है? ओनली 1 प्लांट। तो यहाँ पे रेशियो 1 क्या है? 1:1 का रेशियो, 1:2:1 ये रेशियो आया जीनोटाइपिक रेशियो, इसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। और इसमें हमें ये फाइनली देखने को मिला कि जो कैरेक्टर्स थे जो F1 जनरेशन में छिप गए थे वो दोबारा से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मींस प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट वाले कैरेक्टर्स। ओके, अब थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये गाइस बताया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके बाद में पढ़ेंगे हम। अब पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या करेंगे कि 2 कैरेक्टर्स को लेंगे, 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर लेंगे, और उसके बाद में हम उनकी स्टडी करेंगे, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये थर्ड जो लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, कि जब 2 पेयर कंट्रास्टिंग के कैरेक्टर्स के लेते हैं और उनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, देन दिस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको बोलते हैं। तो 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से इसमें? देखिए, एक तो राउंड है, राउंड येलो जो सीड है, राउंड येलो लिया हमने, तो इसमें जो राउंड है, और अगर मैं ऐसे करता हूं रिंकल ग्रीन से, तो राउंड और रिंकल ये एक पेयर है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, और येलो और ग्रीन ये कलर को बताता है। ये क्या था? शेप का, इस शेप के 2 पेयर, एक पेयर था, और कलर का एक पेयर है। तो यहाँ पे 2 जोड़े हो गए कंट्रास्टिंग मींस अपोजिट कैरेक्टर्स वाले पेयर हो गए। यहाँ पे राउंड का जो अपोजिट था वो रिंकल हो गया, और येलो का जो अपोजिट था वो ग्रीन हो गया, मींस डोमिनेंट और रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स। अब राउंड के लिए कैपिटल आर जिम्मेदार है, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। आपको पता है जो अपर केस लेटर होते हैं उनको हम डोमिनेंट से लिखते हैं, मतलब डोमिनेंट जानते हैं, और जो लोअर केस लेटर होते हैं वो रिसेसिव से लिखते हैं यहाँ पे। तो कैपिटल आर राउंड कलर को बताएगा जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। कैपिटल वाई येलो कलर को बताएगा, जो कि ऑल्सो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। इसमें क्या है? स्मॉल आर रिंकल को बताता है, और स्मॉल वाई ग्रीन को बताता है। ये दोनों कैरेक्टर जो हैं ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने पैरेंट लिए, अब इन पैरेंट्स के बीच में हम करवाएंगे क्रॉस। तो क्रॉस करवाने से पहले हमने बताया था कि हमें पहले गैमीट बनाने पड़ते हैं। तो गैमीट बनाते हैं इसके, तो गैमीट कैसे बनाते हैं देखिए जरा यहाँ पे। जैसे मैं इधर आपको बना के बताता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इसका हमें गैमीट बनाना है, तो कितने टाइप्स के गैमीट बनेंगे वो आप देखिए। अगर मैं एक आर को एक वाई के साथ रख देता हूं, मींस इन दोनों को हम करवा देते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमीट बनाए, ठीक है। ये पूरा सीड था, उसका गैमीट ये बना। अब दूसरे आर का भी अगर करवाता हूं तो वो भी तो सेम गैमीट ही बनाएगा, सेम टाइप ऑफ गैमीट बनाएगा। तो हमें इतने सारे गैमीट ना लिख करके हम एक ही गैमीट लिख देते हैं यहाँ पे कि कैसा गैमीट यहाँ पे फॉर्म होगा। तो गैमीट यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई,
दिस इज द गैमीट, एक गैमीट बना। अब ऐसे दो गैमीट बनेंगे तो दोनों को लिख लेते हैं, चलो दोनों को लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों गैमीट बनेंगे। उसी तरह से यहां पर भी क्या है, यहां पर भी दो गैमीट बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दो गैमीट बनते हैं। अब इसमें से हम सबका फ्यूजन ना करते हुए एक एक गैमीट का फ्यूजन करवा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इन दोनों गैमीट का फ्यूजन करवाता हूं, इन दोनों का भी करवाऊंगा तब भी वही बात आएगी, सेम आएगा, क्योंकि ये F1 जनरेशन बनने जा रही है, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करती है। तो इसमें क्या है, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाता हूं तो मुझे जो मिलता है वो मिलेगा कैपिटल आर और ए स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये सीड, इस तरह के सीड F1 जनरेशन में मिलेंगे, F1 जनरेशन। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अब किसी भी चाहे मोनो हाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड हो, हमने बताया था कि F1 जनरेशन में ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही शो होते हैं, वही दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का कैरेक्टर छिप जाएगा, यहाँ पे कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा कैपिटल आर का, जो कि राउंड है। तो कैसा होगा ये, राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई का कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, जो कि येलो है। तो F1 जनरेशन में जितने भी सीड बनेंगे वो सारे के सारे राउंड येलो कलर के होंगे, राउंड येलो। अब क्या करते हैं, अब इसकी F2 जनरेशन में जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बॉक्स है। अब बॉक्स कैसे, बॉक्स बनाने का तरीका है, इसमें 16 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। तो कैसे बनाते हैं, पहले हम एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे हम आइडिया देते हैं किस तरह से बनाना। फिर इस बड़े से बॉक्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में, 4 छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड करते हैं। फिर एक हर एक बॉक्स को फर्दर 4 में डिवाइड करते हैं, ऐसे हर एक बॉक्स को 4 स्मॉल बॉक्स में डिवाइड कर देते हैं हम। तो हमारे 16 बॉक्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब हम इसको बनाने का तरीका मैंने बताया, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ गैमीट्स कि गैमीट्स कैसे बनाएंगे, इसके गैमीट्स कैसे बनाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो देखते हैं, तो पहले हम गैमेट्स बनाएंगे, तभी तो फ्यूजन करवाएंगे, तभी तो सल्फिंग करवाएंगे इसमें। तो गैमेट्स कैसे बनाते हैं, इसका जो सीड बने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक सीड बना F1 जनरेशन में। सारे सीड के पास ये जीनोम होगा, ये जीनोटाइप होगा। उसके बाद क्या है कि अब इसकी सीड सॉरी गैमेट बनाने के लिए क्या करेंगे, आर जो है कैपिटल आर को दोनों वाई के साथ फ्यूजन करवाएंगे। तो पहले हम कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक तो गैमेट ये बनेगा। अब इसी आर को हम स्मॉल वाई के साथ करवाते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमेट दूसरा अलग प्रकार का बनेगा। और अब स्मॉल आर को कैपिटल वाई से करवाते हैं, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर को करवाते हैं स्मॉल वाई से, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। हाँ सही। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार के गैमेट देखने को मिलते हैं इस तरह से। अब चारों गैमेट का हम अलग अलग फ्यूजन करवाएंगे। अब देखो ये चारों गैमेट क्या है, हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो सीड बने इसमें से 2 पेरेंट ले लेते हैं और दोनों पेरेंट की सेल्फिंग करवाते हैं। तो एक जो पेरेंट होगा वो मेल होगा और एक पेरेंट होगा फीमेल। देखिए सबके पास जो गैमेट होंगे वो तो यही वाले होंगे। अब मेल और फीमेल का सिंबल क्या होता है, तो गाइस मेल का सिंबल ये होता है, ये बताता है मेल को, और फीमेल का सिंबल ये होता है। तो इन सिंबल्स का यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ये मेल के लिए हमने बोला कि मेल के गैमेट को यहाँ पे लिखेंगे, तो मेल का सिंबल ऊपर लिख दिया हमने, और फीमेल के गैमेट यहाँ पे लिखेंगे, तो फीमेल का सिंबल ये बना दिया। ठीक है, अब इनके गैमेट्स को यहाँ पे लिख देते हैं। तो मेल के गैमेट भी वो चारों गैमेट होंगे, कौन कौन से हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यही गैमेट फीमेल के पास भी होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर
कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इनके बीच में हम सल्फिंग करवाते हैं। तो कैसे सल्फिंग करवाएंगे? सल्फिंग करवाने का तरीका क्या है? देखो, हम पहले देखो एक को देखते हैं, हम इस पे ध्यान देते हैं, इस पे अगर ध्यान देते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है? हम क्या करेंगे, इसको, इस गैमेट को इन सभी गैमेट के साथ फ्यूजन करवाएंगे और उनको यहाँ पे आंसर्स को यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको हमने करवाया इस वाले के साथ में, तो इसमें मिला के लिखते हैं। कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल आर इसमें भी है, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों के पास है। कैपिटल वाई, ये एक सीड बन गया। अब इसी का हम करवाएंगे इसके साथ में, तो करते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और फिर इसी का ऐसे करवाते हैं, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर इसका ऐसे करवाते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। अब सेकेंड लाइन में आएंगे, तो सेकेंड लाइन में जो है, जो गैमेट है उसका फ्यूजन करवाएंगे इन चारों के साथ। फिर थर्ड लाइन में आएंगे तो इसका इन चारों के साथ में इस तरह से हम सल्फिंग करवा लेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं, इसका फ्यूजन करवाएंगे इनके साथ में, तो क्या यहाँ लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर इसमें है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, फिर इसका करते हैं, थर्ड नंबर पे आता है इसका, ये चारों के साथ करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, इस लाइन में लिखेंगे हम। तो इसमें है कैपिटल आर, इसमें है, इसमें स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, नेक्स्ट इसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका करते हैं चारों के साथ में, यहाँ पे लिखेंगे, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस तरह से हमने 16 सीड हमने यहाँ पे बना लिए, 16 सीड। ठीक है, अब ये 16 जो सीड बने, जो 16 जो सीड बने, ये जो सीड होते हैं ये कैसे हैं, इनका कैरेक्टर्स क्या हैं, वो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें दोनों के दोनों आर वाले जो राउंड वाले हैं वो कैपिटल है, और दोनों जो येलो वाले हैं और दोनों जो कैपिटल है वाई भी है। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई है इसमें। किसी भी एक सीड में अगर कैपिटल वाला, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक भी है तो वो राउंड येलो होगा। अगर दो है तो और अच्छी बात है, अगर एक सिंगल भी है तो वो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर जाएगा। तो वही यहाँ पे करना है, तो ये जो सीड होगा ये राउंड येलो होगा। अब इस पे आते हैं, इसमें भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड येलो होगा। इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड येलो होगा। इसमें भी है, ये भी राउंड येलो होगा। उसके बाद अब यहां पे देखते हैं, इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो ये भी राउंड येलो होगा। इसमें कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर के लिए राउंड हो जाएगा और स्मॉल वाई के लिए ग्रीन कलर हो जाएगा, राउंड ग्रीन। उसके बाद यहां पे देखो कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, तो राउंड येलो फिर से हो जाएगा। यहां पर कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, तो राउंड और
ग्रीन, राउंड ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोनों है, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी है, तो राउंड येलो हो जाएगा। ये भी राउंड येलो होगा। ये क्या होगा, इसमें देखो स्मॉल आर है, तो राउंड नहीं होगा, रिंकल होगा। और कैपिटल वाई के लिए येलो होगा, रिंकल्ड येलो। इसमें क्या है, इसमें भी वही होगा, रिंकल्ड येलो। यहां पे आता है, ये तो राउंड येलो होगा। ये होगा कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, तो राउंड ग्रीन होगा। ये क्या होगा, ये होगा रिंकल येलो। इसमें कैपिटल आर नहीं है। और ये लास्ट में अकेला, ये अकेला ही ऐसा है जो कि रिंकल ग्रीन में आता है। तो ये सारे सीड्स का जो इसकी मॉर्फोलॉजी थी वो हमने यहाँ पे आपको बता दी है कि किस तरह से सीड्स बनते हैं, किस तरह से फ्यूजन करवाते हैं, और कलर उनका शेप क्या होगा, वो बात हमने बता दी। अब बात करते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप की। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करते हैं तो वो कैसे होगा, इसको हम यहां से मिटा देते हैं। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। अच्छा गाइस, ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, F2। और यहाँ पे जो से बनाते हैं, ये F1 जनरेशन बनेगी। तो F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे कैरेक्टर छिप गए थे वो दोबारा से देख रहे हैं, और ये कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं फिनोटाइप की। तो फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आता है। अब वो किसके किसके बीच में आता है, तो हम देखते हैं इसको फिनोटाइपिक रेशियो को। यहां पे जो 9 सीड है वो कैसे हैं कि कितने टाइप के सीड यहां पे मिलते हैं। एक तो टाइप होगा राउंड येलो का, एक टाइप होता है येलो, राउंड येलो का एक टाइप हो गया। दूसरा क्या है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। और तीसरा क्या है, रिंकल ग्रीन, रिंकल येलो। तीसरा होता है रिंकल येलो। और फोर्थ वाला है रिंकल ग्रीन। तो यहां पे गाइस आपके सिलेबस में ओनली फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो आपको नहीं पढ़ना है इसका, क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो काफी वो आपकी क्लास 12th में, जो क्लास 12th में जिनके पास, जिन बच्चों के पास बायोलॉजी होगी उनको पढ़ने मिलेगा। मुझे क्या, मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, राउंड येलो। तो राउंड येलो कितने सीड है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि एक जैसे ये जो है, मैं इसको बताता हूँ, ऐसे जाओ, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, ये ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आते हैं। और ये 9 के 9 कैसे होंगे, राउंड येलो होंगे। ये सारे के सारे राउंड येलो है, ये इधर ऐसे आते हैं, और ये कैसे है, राउंड येलो। तो कितने हैं राउंड येलो के, 9। उसके बाद राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितने मिलते हैं, देख लो यहाँ पे, एक राउंड ग्रीन है, दूसरा
तीसरा 1 2 एंड 3 ऐसे हैं जो कि राउंड ग्रीन हमें मिल रहा है। राउंड ग्रीन में कितने हो गए 3। उसके बाद रिंकल्ड येलो देखते हैं। रिंकल्ड येलो कितने हैं 1 2 एंड 3, ये भी 3 है, इसका भी 3 हो गया। अब इसके बाद रिंकल्ड ग्रीन कितने, रिंकल्ड ग्रीन ओनली 1 है, 1 है, तो इसका हमने 1 लिख दिया। अब इन सबको मिला के देखो 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 सीड को हमने रेशियो में बांट दिया। उसमें से 9 कैसे हैं राउंड येलो, 3 कैसे है राउंड ग्रीन, और 3 है रिंकल्ड येलो और 1 है रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से हमने इसको बताया। इस लॉ को बोलते हैं डाइहेब्रिड क्रॉस पुल या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आप बोल सकते हो। तो मेंडल के तीनों लॉ हो गए हैं।